नावेल जुनून कल्ब उजाला नाज के कलम से। किस्त नंबर 2। कहीं आग है नफरत की, किसी को फुर्सत नहीं मोहब्बत से, कहीं अजनबी बन बैठे हैं साथी और अपने गुम हैं साजिशों में। रात का अंधेरा अब रोशनी में गुम होने लगा था। दुनिया के लिए आगाज सुबह होने को था, मगर एक घर अब भी अंधेरे में डूबा हुआ था। ये घर जिसके चारों अतराफ बत्तियां लटकी हुई थी। लान में बहुत सी कुर्सियां सिमटी हुई रखी थी। ऐसा लगता था कि गुजरी रात इस घर में कोई तकरीब थी, मगर घर के अंदर का माहौल तो कुछ और ही बता रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा वो हमारे साथ ऐसा भी कर सकती है, एक दरमियानी उम्र के आदमी ने कहा था, आवाज में दाके अफसोस और जाने क्या कुछ था। मैं तो आपको और भाई साहब को कई मर्तबा कहा था कि मुझे उसके लक्षण ठीक नहीं लगते। भाई ये हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां शरीफ थोड़ी होती हैं, मगर अब दोनों ने हमेशा मुझे ही गलत समझा। अब हो गई तसल्ली। आपकी और शाइस्ता बेगम के दिल में अंधेरे जल रहे थे, जिनकी भाप इनके अल्फाज और अंदाज से निकल रही थी। वो एक बार मुझे मिल जाए, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं, करीब ही बैठे एक नौजवान ने कहा था। इसकी आंखें जब्त और गुस्से से लाल थीं। इसकी दोस्तों से कुछ मालूम हुआ? अदनान साहब ने एक उम्मीद से पूछा था। इसकी सारी दोस्त यही थी। मैंने उन सब को कल फॉलो किया था। वो किसी के साथ नहीं है। जियान ने दोनों हाथों से अपने बाल जकड़े हुए कहा था। दोस्तों के साथ क्यों होगी? उसी के साथ होगी जिसके साथ भागी है। अरे शादी नहीं करनी थी तो ना करती। ऐसे हमें जलील करने की क्या जरूरत थी दुनिया में? शाइस्ता बेगम ने एक बार फिर अपनी भड़ास निकालने की कोशिश की, मगर उन्हें सुकून कहाँ मिलना था। कहीं इससे किसी ने अगवा तो नहीं कर लिया? मुझे लगता है जियान, हमें पुलिस को बताना चाहिए, अदनान साहब ने एक मशवरा दिया था, जिस पर शाइस्ता बेगम ने उन्हें कड़कती नजरों से देखा। पहले कम बदनामी हुई है कि आप और करवाना चाहते हैं, अभी तो हमने सबके मुंह बंद कर दिए हैं कि कहीं बात मीडिया तक न चली जाए। पुलिस को कैसे रोकेंगे हम? और आप भूल रहे हैं कि गार्ड ने खुद इसे भाग कर जाते हुए देखा था। अम्मी ठीक कह रही हैं पापा। इस वक्त सबकी नजरें खान इंडस्ट्रीज पर हैं। सब जानते थे कि चेयरमैन रजा की बेटी की शादी है। ऐसे में ये इंकिशाफ होना कि उनकी बेटी शादी के रोज भाग गई है, हमारी बदनामी के साथ साथ कंपनी के लिए भी ठीक नहीं। रजा अंकल के बरसों की मेहनत है ये, आखिर जियान ने धीमे लहजे में उन्हें समझाने की कोशिश की। चेहरे पर उलझन ही उलझन थी, मगर वो जज्बात में आकर कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता था जिससे इज्जत भी जाए और कंपनी भी। ठीक कह रहे हो तुम, इसकी बात समझते हुए अदनान साहब ने सर हिलाते कहा था। फिर हमें क्या करना चाहिए? अभी नहीं तो जल्द ही सबको आयत के गायब होने का मालूम हो जाएगा। एक और अहम सवाल किया था। मुझे लगता है कि अभी कुछ वक्त हमें ये बात बाहर नहीं निकालनी चाहिए। वो जिसके साथ भी गई है, कुछ दिनों में आ जाएगी। हमेशा ऐसा ही होता है। पहली बार शाइस्ता बेगम ने नॉर्मल लहजे में कहा था, और उसकी ये बात दोनों को ही ठीक लगी थी। और अगर वो ना आई तो? रजा साहिब ने पूछा था। तो हम उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाएंगे। इस तरह किसी को ये मालूम नहीं होगा कि वो शादी के रोज घर से भागी है। जिया ने भी समझदारी का सबूत दिया था। इस दुनिया को बेवकूफ बनाना इतना आसान तो नहीं है।
मगर कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। अदनान साहब ने अपना चश्मा उतार कर मेज पर रखते हुए कहा था। फिर सोफे की पुश्त पर सर टुकती उन्होंने अपनी आंखें बंद की। ये तुमने क्या कर दिया आयत? और क्यों? दिमाग में सब यही सवालात थे जिनके जवाबात इस वक्त किसी के पास नहीं थे। कुछ सवालात हमेशा जवाब से महरूम रहने के लिए होते हैं। घड़ी ने सुबह के 9 बजने का पैगाम दिया था और पैगाम उसकी बेचैनी को मजीद बढ़ा गया था। वो कमरे के बीचों बीच अपनी काली और बेचैन आंखें घड़ी में टिकाए खड़ी थी। दोनों हाथों की उंगलियां मुसलसल एक दूसरे में उलझ रही थी। वो पूरी रात जागी रही थी, इस उम्मीद पर कि शायद रात लंबी हो जाए और सुबह ना हो। शायद सुबह ना हो और इसे बाहर ना जाना पड़े। वो बाहर नहीं जाना चाहती थी। जो कुछ वो कर आई थी, इसके बाद बाहर कैसे जा सकती थी वो? मगर ये शख्स जो इस कमरे से बाहर इसी घर में मौजूद है, ये शख्स उसे यहां से ले जाने के इंतजार में बैठा है। इसका क्या करे वो? अब वो कमरे में चक्कर लगाने लगी थी। कुछ देर पहले ही इसे ये अंदाजा हो गया था कि वो अपने कमरे से निकलकर नीचे गया है और अब उसे भी कमरे से निकलना था। बोल कर देखती हूँ, शायद वो मुझे कुछ दिन रहने दे। इसने गहरी सांस लेते फैसला किया था। और उन कुछ दिनों के बाद किया तुम वापस जाओगी, जो कुछ वहां कर आई हो। इसके बाद भी दिमाग ने एक सवाल किया था, जो कुछ मैं कर आई हूं, पुलिस मुझे ढूंढ रही होगी। उसने दरवाजे की जानिब बढ़ते हुए जवाब दिया था। फिर कब तक छुप सकोगी तुम? एक और सवाल हुआ। जब तक कोई रास्ता नहीं मिल जाता। मैंने अब तक जज्बात में बहकर बहुत गलतियां की हैं, मगर इस बार मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं अब बहुत आराम और सोच समझकर हर कदम उठाऊंगी। और दरवाजे का लॉक खोलते खुद को हौसला दिया था। काश कि ये अक्ल तुम्हें पहले आ जाती। पहली बार दिल ने कुछ कहा और कड़वा कहा। इसने इस तंज पर कोई जवाब नहीं दिया था, बस एक गहरी सांस ली और दरवाजा खोलकर बाहर निकली। वो अब बड़े आराम और फुर्सत से सीढ़ियां उतर रही थी। लाउंज खाली था, मगर किचन से कुछ आवाजें आ रही थीं। उससे हैरत हुई, कल रात तो यहाँ कोई नहीं था। फिर किचन में कौन है? शायद मासी आई हो। सीढ़ियों से उतरकर वो रुकी। एक नजर सामने लगे टीवी पर गई। दिल में एक ख्याल आया, मगर फिर उसे अगले ही पल उसे झटक कर वो किचन की जानिब बढ़ी। किचन में दाखिल होते ही सामने के मंजर ने इसे कुछ हैरान किया था। वो सामने ही था, पेंट कोट में मुकम्मल तैयार, चूल्हे के पास खड़ा पतीली से चाय निकालकर कप में डाल रहा था। इसकी नजर अब किचन के दाएं जानिब मौजूद डाइनिंग टेबल पर गई, जहां 2 प्लेटों में टोस्ट और हाफ फ्राई अंडे रखे थे। दरमियान में फ्रूट बास्केट और पानी। अरे अब जाग गई। अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास होते ही मीसम ने पलटकर उसे देखते हुए कहा और फिर दूसरे कप में चाय डालने लगा। मुझे लगा मासी होगी, एक कदम अंदर बढ़ाते हुए कहा। वो शानदार पर्सनैलिटी का मालिक शख्स किचन में काम करते हुए भी बहुत पुरकशिश लग रहा था। इस घर में कोई मासी नहीं आती, मैं अपने काम खुद करता हूँ। दोनों कप हाथ में लेकर डाइनिंग टेबल पर रखते उसने जवाब दिया। फिर कमर से ईपन की डोरी खोलकर उसे शेल्फ पर रखते हो अपनी कुर्सी पर बैठा।
आए, नाश्ता करें। कुर्सी की जानिब इशारा करते इसने कहा था। वो अब चलती हुई कुर्सी के पास आकर रुकी। घर के सारे काम हैरत से कहती हुई बैठी थी। जी हाँ, सफाई छुट्टी के दिन खाना तो ऑफिस में ही खाता हूँ। घर में सिर्फ नाश्ता ही होता है और कपड़े क्लीनर को दे देता हूँ। इसे तफसील से बताते वो अपना नाश्ता कर रहा था। मुझे थोड़ी देर में ऑफिस के लिए निकलना है। अब भी नाश्ता कर ले, फिर मैं आपको छोड़ दूंगा। कहाँ? गायब दिमागी से सवाल किया था, जिस पर मीसम ने कुछ उलझते हुए इसे देखा था। जहां आप कहेंगी। कहाँ छोड़ना है आपको? सवाल हुआ था। कहीं नहीं, उसने दिल में कहा था। जुबान से कहने की हिम्मत ही न हुई थी। आपका नाम क्या है? उसे खामोश देखकर मीसम ने पूछा था। वो कुछ कहते कहते रुकी। दिमाग में कोई ख्याल आया था। आमना। जवाब देते इसने भी चाय का घूंट लिया था। इतनी गर्म चाय पीने की उसे आदत न थी, मगर इस वक्त ये जलन इसके अंदर की जलन के मुकाबले बहुत कम थी। इसलिए सह लिया। तो मिस आमना, आप मुझे बता दे कि आपको कहाँ छोड़ना है। एक बार फिर उसने अपना सवाल दोहराया था। इसने अपनी गर्दन झुकाई थी। शर्म और बेबसी जैसे एहसासात पर उसकी आंखें भर आई थी। अरे आप रो क्यों रही हैं? उसे रोता देख इसने कहा था। ये लड़की आखिर चाहती क्या है? कुप, क्या मैं टीवी देख सकती हूँ? वो हैरत से बोला था। ये लड़की पागल तो नहीं? मैं टीवी देखकर आई। इसके जवाब का इंतजार किए बना ही वो तेजी से बाहर निकली थी। इरादा दोबारा कमरे में जाकर बंद होने का था, मगर फिर किसी चीज पर नजर पड़ते ही वो रुकी। दिमाग ने इसे एक पागलों वाला मशवरा दिया था। वो अब सोफों के पास आए। मेज को देखते हुए, ये पागलपन है। दिल चीखा था, इसके अलावा कोई और हल है तुम्हारे पास? दिमाग ने टोका था, मुझे यही करना होगा। एक गहरी सांस लेकर कहती वो मेज की पर झुकी और गुलदान उठाया। आंखों के सामने एक बार फिर वो मंजर रोशन हुआ था। मेज से गुलदान उठाकर किसी के सर पर मारने का मंजर। वो अब गुलदान अपने चेहरे के पास लाई और आंखें बंद की। मुझे हिम्मत दे मेरे मालिक, दुआ करती इसने अपनी आंखें सख्ती से बंद की और अगले ही पल गुलदान पर अपनी गिरफ्त छोड़ थी। वो जो किचन में बैठा इस लड़की के बारे में सोच रहा था। एक दिल खराश चीख पर जल्दी से उठकर बाहर भागा, जहां सामने ही वो जमीन पर बैठी थी, अपना खून से लबालब पांव पकड़े। ये क्या कर दिया? अपने भाग करास के पास आकर बैठते उसने परेशानी से कहा। मम, मेरा हाथ लग गया, गुलदान को रोने के दरमियान कहा था। मीसम ने हैरत से उसे देखा। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, वो कहता हुआ खड़ा हुआ, मगर नहीं, इसने कदरे ऊंची आवाज में कहा था। मीसम ने चौंक कर उसे देखा। ये लड़की वाकई नॉर्मल नहीं हो सकती। उनके आने तक खून ज्यादा बह जाएगा। मुझे फर्स्ट एड बॉक्स ला दे। मैं खुद कर लूंगी। इसकी बात पर वो सर हिलाता अंदर गया और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया। इसने उठने की कोशिश की, मगर दर्द की शिद्दत पर वो उठ नहीं पा रही थी। क्या मैं मदद कर सकता हूँ? इसकी जानिब अपना हाथ बढ़ाते मीसम ने सवाल किया था। शुक्रिया है, थोड़ा झिझकते हुए इसने मीसम का हाथ थामा था।
आखिर उसे यकीन दिलाना था कि वो खुद से चल नहीं सकती। अब वो मीसम का हाथ थामे उठी और सोफे पर बैठी, मगर चौंकी तब जब वो इसके पास ही जमीन पर बैठा और फर्स्ट एड बॉक्स खोलकर उसका जख्म साफ करने लगा। मम, मैं खुद कर लूंगी, अब उसने हैरत से कहा था। खुद करेंगी तो ज्यादा दर्द होगा, मीसम ने नरमी से कहा था। इसने देखा, इसके चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। शायद वो कुछ सोच रहा था। हो गया है, बैंडेज मुकम्मल करके वो खड़ा हुआ और उसकी जानिब हाथ बढ़ाया। चलिए, सवाल पर उसने घबराकर उसे देखा था। कहाँ? मीसम ने इसकी घबराहट नोट की थी। आप कहाँ जाना चाहती हैं? सवाल हुआ था। कमरे में, और जवाब मीसम रजा को हैरान कर गया था। आप जानती हैं न कि मैं इस घर में अकेला रहता हूँ, उसने जैसे उसे याद दिलाना चाहा था। जी, वो धीमी आवाज में जवाब दिया। और आप फिर भी मेरे घर में रहना चाहती हैं? जानती हैं न कि यह खतरनाक है, माथे पर बिल लिए उसने कहा था। आप एक अच्छे इंसान हैं। और उस अच्छे इंसान का आप नाम तक नहीं जानती, लहजे में सख्ती थी। बस कुछ दिन मुझे यहाँ रहने दें। शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी थी जो वो महसूस कर रही थी। किसी अनजान से इसके घर में जबरदस्ती रहने की भीख मांग रही थी। ये जिंदगी उसे कहाँ ले आई थी? कितने दिन? एक और सवाल हुआ था। बस कुछ दिन, जवाब अब भी वही था। और बदले में मुझे क्या मिलेगा? इस बार सवाल बदला था। वो जो गर्दन झुकाए बैठी थी, हैरत से सर उठाकर उसकी समत देखा था, जिसके चेहरे पर बस संजीदगी और माथे पर बिल थे। कुक? क्या मतलब? उलझते हुए पूछा था। वो क्या चाहता था? मैंने पूछा। वो अब थोड़ा इसकी जानिब झुका था, इसकी आंखों में अपनी संजीदा आंखें गाड़े। बदले में मुझे क्या मिलेगा? सवाल दोहराया था। सवाब और दूसरी जानिब से आए मासूमाना जवाब पर उसे एक बार फिर हैरत का झटका लगा था। कुछ देर उसे गौर से देखा कि शायद वो मजाक कर रही हो, मगर उसे संजीदा देखकर उसने एक गहरी सांस ली और सीधा हुआ। मुझे नहीं मालूम था कि अनजान लड़की को घर में रखने से सवाब मिलता है। अंदाज मजाक उड़ाने वाला था। वो एक बार फिर शर्मिंदगी से सर झुका गई थी। चलिए, आपको कमरे में छोड़ आऊं? मुझे टीवी देखना है। जवाब पर मीसम ने फिर चौंक कर उसे देखा था। ठीक है। अब एक अनजान लड़की को अपने घर में अकेला छोड़कर तो मैं ऑफिस जा नहीं सकता। आजकल चोरियां भी बहुत हो रही हैं, इसलिए अब भी वहां स्टडी रूम में काम कर रहा हूं। किसी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिएगा, तंजिया अंदाज में कहता वो तेजी से पलटकर बाएं जानिब मौजूद कमरे की जानिब बढ़ा था, जबकि इसके अल्फाज पर आयत हुसैन एक बार फिर शर्मिंदा हुई थी। अपने किस किस अमल पर शर्मिंदा होगी तुम आयत हुसैन? दिल ने भी एक तंज का तीर फेंका था। वो अब बस खामोश आंसू बहा रही थी, जबकि कमरे के अंदर आते ही वो टेबल के पास रखी कुर्सी पर बैठा और अपना सर दोनों हाथों में थाम। सवाब, ये लड़की पागल है। खुद कलामी करते वो सीधा हुआ और जेब से मोबाइल निकालकर कॉल मिलाई। आज की सारी मीटिंग्स वीडियो कॉल पर होंगी, और मिस्टर शामिर से कहीं तमाम फाइल्स घर ले आए। कुछ देर रुककर जवाब सुना। गुड कहकर उसने कॉल कट की। कहाँ फंस गया मैं? गहरी सांस लेते उसने अपना लैपटॉप खोला था।
वो कमरे का एक एक कोना चेक कर चुका था, मगर उसे कहीं से कोई सुराग नहीं मिला था। ना इसका फोन था, ना कोई डायरी और ना कोई ऐसी चीज जिससे ये अंदाजा हो सके कि आखिर आयत हुसैन किसके साथ गई है। फिर इसने एक नजर इस कमरे की हालत पर डाली, जो अब भी कल रात जैसी ही थी। एक टूटे गुलदान के टुकड़े पूरे कमरे में बिखरे थे, मगर अजीब टूटा गुलदान नहीं था। अजीब इस गुलदान और जमीन पर जगह जगह मौजूद खुश्क खून के निशानात थे। ये खून ही इस मामले को उलझा रहा था। वो अब बेड पर बैठा खून को देख रहा था। इसे शक हो रहा था कि आयत के अलावा कोई और भी इस कमरे में था, मगर कौन और कैसे? अगर ये खून इस दूसरे इंसान का था तो वो कहाँ गया? और अगर ये खून आयत का था तो वो जख्मी कैसे हुई? वो जितना इस बारे में सोच रहा था, इतने ही सवालात उठ रहे थे। कमरे का दरवाजा आहिस्तगी से खोलती शाइस्ता बेगम अंदर आई थी। कुछ मालूम हुआ? लहजे में परेशानी थी। जियान ने नफी में सर हिलाया। अदनान को इस बारे में मालूम हुआ तो वो पुलिस को इत्तला कर देंगे। कमरे की हालत देखते उन्होंने कहा था, अगर मुझे जरा भी शक होता कि वो अगवा हुई है तो मैं खुद पुलिस को बुलाता, मगर गार्ड ने उसे देखा था। वो इसके पीछे भी भागा था। मैंने इससे तफसील से पूछा था। वो कह रहा था कि वो दीवार फलांग कर इसी हुले में खुद अपनी मर्जी से अकेली भाग रही थी। अब ऐसे में पुलिस को बुलाना बदनामी अपने सर लेने के बराबर है। और फिर इस कमरे की हालत मशकूक है। मुझे डर है कि ऐसा न हो कि उसे ढूंढना मजीद मुश्किलात ले आए। जियान ने पुरसोच अंदाज में कहा था, तुम्हें क्या लगता है, क्या ये खून आयत का है? शाइस्ता बेगम को भी इसी सवाल ने उलझाया हुआ था। गार्ड के मुताबिक वो जख्मी नहीं थी, बिल्कुल ठीक थी। तो फिर ये किसी और का होगा। किसी को मार कर भागी है वो। अपना जुर्म छुपाने के लिए शाइस्ता बेगम ने तो जैसे चुटकियों में सारा मुम्मा ही हल कर दिया था। खैर, जैसे भी भागी है, अगर सोचूं तो हमारे लिए अच्छा ही है। उनके अल्फाज पर जियान ने चौंक कर उन्हें देखा। वो कैसे? उलझ कर पूछा था। देखो, वो अब इसके पास बैठी थी। मैं इस जैसे हॉस्टल में रहने वाली लड़की को वैसे भी बहू नहीं बनाना चाहती थी, और तुम भी सिर्फ खान इंडस्ट्रीज का मालिक बनने के लिए इससे शादी कर रहे थे। तो अब जबकि वो खुद अपनी मर्जी से भाग गई है, तो पीछे इस कंपनी के चेयरमैन की कुर्सी पर बैठने के लिए सिर्फ तुम ही बच्चे हो। तो अब तुम इस कुर्सी पर बैठो और ऐश करो। शाइस्ता बेगम के चेहरे पर शातिराना मुस्कुराहट आई थी, जबकि जियान ने अब नए सिरे से सोचना शुरू किया था। और अगर वो वापस आ गई तो उसे तुम्हारा एहसास मानना होगा कि तुमने इसके बाप की कंपनी को तब संभाला जब वो बदनामी की कालक हमारे सर लगा गई थी, जो कि मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी आएगी। शाइस्ता बेगम बेफिक्र थी, मगर इसका भी कोई फायदा नहीं है। अब जानती हैं कि हमारे पास बस 9 महीने ही हैं। एक और सच्चाई याद दिलाई थी। यही तो मैं कह रही हूँ। राजरदाना अंदाज में जियान के कंधे पर हाथ रखा था। 9 महीने हैं हमारे पास, आयत को ढूंढने के लिए भी और उस कंपनी से समेटने के लिए भी। दोनों ही सूरतों में हमारा ही फायदा है। इसी के साथ एक मानी खेज मुस्कुराहट ने इनके होठों को छुआ था।
जियान ने भी समझते हुए सर हिलाया। बात तो ठीक कह रही है न। अब इसके होंठ भी मुस्कराए थे। गुड। तुम अब इस कमरे को साफ करवा दो। इससे पहले कि अदनान ये सब देख ले, खड़े रहकर कहती वो कमरे से जा चुकी थी, जबकि उनके जाते ही जियान ने एक बार फिर टूटे गुलदान के टुकड़ों और खून को देखा था। अगर वाकई यहाँ कोई और था तो कहाँ गया, ये सवाल इसके दिमाग को चिपक सा गया था, और चिपक तो किसी और के दिमाग को भी गया था। वो जो किसी और घर के टीवी लाउंज में बैठी सुबह से एक ही काम कर रही थी, एक के बाद एक न्यूज़ चैनल लगाने का, ऐसे जैसे उसे तलाश हो किसी न्यूज़ की और वो उसे नजर न आ रही हो। ये दोपहर के 3 बजे का वक्त था जब एक बार फिर ब्रेकिंग न्यूज़ आने लगी थी, और एक बार फिर वो बहुत गौर और बेचैनी से न्यूज़ देख रही थी। जहां उसे अपने मतलब की न्यूज़ नहीं मिलती, वो उसे बदल कर कोई दूसरा चैनल लगा लेती। क्या कुछ ढूंढ रही है? अपने अकब से आती आवाज पर वो डर कर रिमोट जमीन पर गिरा चुकी थी, जबकि मिसम जो सुबह से इसका बार बार न्यूज़ देखना नोट कर रहा था, मजीद उलझा था। सब ठीक है ना? उसने रिमोट उठाकर उसे देते पूछा था। जी, अपनी घबराहट छुपाने के लिए मुस्कुराई थी। बहुत फीकी मुस्कुराहट में खाना लेने जा रहा हूँ, आपको कुछ चाहिए? इसे गौर से जांचती नजरों से देखते पूछा था। नहीं, कुछ नहीं, वो अब भी बिलावजा मुस्कुरा रही थी। मिसम को यकीन हो गया था कि दाल में कुछ काला तो जरूर है। ठीक है, चलता हूँ, कहकर पलटा था। आप उसकी आवाज पर वो रुका और पलटकर उसे देखा। आप खाना ऑर्डर कर देते। बाहर जाने की क्या जरूरत, वो शायद वहां अकेले नहीं रहना चाहती थी। मिसम ने एक गहरी सांस ली और चलता हुआ इसके पास आया। असूलना तो आपको मेरी मौजूदगी में डरना चाहिए, मगर खैर, ऐसा नॉर्मल लोग करते हैं। बहुत सुकून से एक बार फिर इसकी बेइज्जती करता वो दोबारा स्टडी रूम के अंदर चला गया। सरियल इस बात शायद बेइज्जती बुरी लगी थी। बड़बड़ाती हुई वो दोबारा टीवी की जानिब मुतवज्जे हुई, जहां एक बार फिर हेडलाइन चल रही थी, किसी के कत्ल की। मगर ये वो कत्ल नहीं था जिसका उसे इंतजार था। ऐसा लगता है जैसे वो बच गया। इसीलिए बात मीडिया से छपी हुई है। सोफे की पुश्त से ठीक लगाते उसे खुद कलामी की। लेकिन अगर वो जिंदा होता तो अब तक केस कर चुका होता। फिर एक ख्याल पर उसने नफी में सर हिलाया। नहीं, वो बचना नहीं चाहिए। वो दोबारा चैनल बदल बदल कर देखने लगी। कहाँ हो तुम? आखिर कहाँ हो तुम? जुबान मुसलसल यही सवाल कर रही थी, और जवाब दूर किसी घर की अंधेरी बेसमेंट में, जख्मी हालत और आंखों में पट्टी लगाए, होशो हवास से बेगाना पड़ा था। कुछ जवाबात अंधेरों की नजर हो जाते हैं।